सियासत खत्म हो चुकी है। अब उसका जो बयानिया है वो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट बन चुका है। एंड दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी कम क्लियर, बगैर किसी इबाम के, बगैर किसी डाउट के, वी नीड टू कम क्लियर एंड से व्हाट नीड्स टू बी सेड। अस्सलामुअलैकुम। इमरान याकूब खान साहब के साथ व्यू पॉइंट से मैं हूं ज़ैनब जतोई। नाजरीन, प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा है कि रियासत के लिए पाकिस्तान से बढ़कर कुछ नहीं है। और उन्होंने एक शख्स की बात की है कि एक शख्स की ख्वाहिशात इस हद तक बढ़ चुकी हैं कि वो कहता है अगर मैं नहीं तो कुछ नहीं। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बात करेंगे कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में DG ISPR की जानिब से मज़ीद क्या कहा गया। उन्होंने एक उसी शख्स के बारे में कहा है कि वो एक सिक्योरिटी थ्रेट बन चुका है और उनका नैरेटिव जो है वो दिल्ली से आता है। इस तमाम तर मामले पर आज हम बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की 5 साल के लिए आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती के हवाले से बात होगी। इससे हमारा डिफेंस सिस्टम जो है वो किस तरह से मजबूत हुआ है और पाकिस्तान को इससे आगे जाके क्या सपोर्ट और क्या फ़ायदा हो सकता है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे अरब ममालिक की जानिब से मुख्तलिफ वफूद पाकिस्तान आ रहे हैं, बड़े मुआहदे हो रहे हैं, MOUs पर साइन भी हो रहे हैं। इससे पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है वो किस तरह से बेहतर की जा सकती है, पाकिस्तान में रोज़गार के मौका और सरमायाकारी के मौका किस तरह से पैदा किए जा सकते हैं, इस पर बात हो। DG ISPR ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, पहले प्रोग्राम में शामिल करते हैं, उसके बाद इस पर मज़ीद तबसरा करते हैं। We need to understand a creeping national security threat that is internal, and that threat का जो behavior है that is one delusional mindset and a delusional person जो कि captive है अपनी ज़ात का, जिसके नज़दीक उसकी ज़ात और उसकी ख्वाहिशात रियासत पाकिस्तान से बढ़कर है। उसकी ज़ात, उसकी ख्वाहिशात और उसकी फ्रस्ट्रेशन इस हद तक बढ़ चुकी है कि वो समझता है कि मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। सारे मामले पर बात करेंगे। फैसल चौधरी रहनुमा PTI हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। DG ISPR की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आप क्या तबसरा करेंगे? उन्होंने जिस खास शख्सियत की बात की है, जाहिर है आपको भी अंदाज़ा हो गया होगा, तो क्या समझते हैं कि वाकई वो एक जो शख्सियत है वो सिक्योरिटी थ्रेट बन चुका है पूरे मुल्क के लिए? थैंक यू जी। देखिए, असल मसला जो ये है, जिस एंगल से हम देखते हैं वो ये है कि अभी PTI का ऑफिशियल वर्जन जो है वो जनरल सेक्रेटरी, चेयरमैन इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, आई होप कि वो आके देंगे। अभी मुझे नहीं पता कि वो क्या कहना चाहेंगे। असल इशू ये है कि ये हुकूमत की नाकामी कंसिडर करता हूँ मैं। DG ISPR की आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जहाँ पे उनको आके स्टोनर टर्नर में भी बात करनी पड़ी, ये बुनियादी तौर पे तो हुकूमत की जिम्मेदारी है ना जी, कि अगर जो परसों ट्वीट की गई थी, मैं उसको भी मुनासिब नहीं समझता। उसमें जो गुफ्तगू है वो सलीके से हट के थी। सियासी सलीका होता है जिसमें गुफ्तगू की जाती है। जैसे मौलाना फजल रहमान साहब है, बहुत सख्त बात करते हैं, लेकिन अभी कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि जो है उनको उसका रिस्पॉन्स इस तरीके से आया हो। तो गुजारिश ये होती है कि लड़ाई कहीं और हो रही होती है, हम ये हमारे लोग आवाज दे के अपने पास बुला लेते हैं, ये भी मुनासिब बात नहीं है। लेकिन चॉइस साहब, यहाँ पे मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, देखें आपने जिस तरह से खुद भी बात की कि 2 रोज पहले जो ट्वीट किया गया, तो आज DG ISPR ने खास तौर पे ये कहा कि देखें कि ये एक नेक्सिस है और वो ट्वीट पहले तहरीके इंसाफ के उस पे हुआ, अकाउंट से हुआ, फिर वो आप देखें इंडिया के अकाउंट से हुआ, उसके बाद वो फिर अफगानिस्तान के अकाउंट से हुआ। तो ये सारी चीजें हैं जो आपके सामने, और उन्होंने कहा कि किसी को भी आवाम में और फौज के दरमियान जो है वो दरार डालने की इजाजत नहीं दी जाएगी। तो क्या इस सारी सूरत हाल में आप नहीं समझते कि चीजें खासी अब मुश्किल हो गई और बहुत जो सूरत हाल कहीं थी कि कोई मुज़ाकरात हो जाए या कोई बात जो है सुलह सफाई की तरफ जाए, अब उसका गुंजाइश फिलहाल वक्ती तौर पे कम ही नजर आता है? नहीं, मैं आपसे एग्री करता हूँ। देखिए, बात यह है कि जब इस किस्म की ज़बान इस्तेमाल होती है इदारों के बारे में या उनके सरबराहान के बारे में, और फिर वहाँ से फिर इस तरह इस टोन और टर्नर में बात की जाती है, उस तरह से फिर जो हम जैसे लोग जो बैलेंस रखने की, तवाज़ुन कायम करने की कोशिश करते हैं, ये टेम्परेचर कम करने की बात करते हैं, वो भी अपनी उनकी भी पोजीशन स्क्वीज होती है
अब देखिए ना कि जो आपने बात की है इससे कोई दूसरी राय तो नहीं हो सकती। ज़ाहिर है जिस तरह से गुफ्तगू आज हुई है इससे तो फासले बढ़ेंगे, फासले कम तो नहीं होंगे। और फासले बढ़ना जो है उसका नुकसान मुल्क को है, अवाम को है, उससे किसी की खिदमत तो नहीं होगी। इसीलिए मैं कहता हूँ ना जी कि अगर सियासी जमातें, सियासी हुकूमत जो है वो जवाब दे और वो इस तरह के मामलात करे तो उससे फिर इतना ज़्यादा तलखियाँ नहीं बढ़ती। अब ये जो तलखियाँ बढ़ना की वाली बात है, इससे इससे जो आज की कॉन्फ्रेंस जिस तरह से की गई है या जिस तरह से मैंने पढ़ी है, सुनी तो नहीं थी, मैं बिजी था, मैंने पढ़ी है या जो रिपोर्ट हो रही है जो आपके मीडिया चैनल सारे देख रहे हैं, उन्होंने उसको चलाया है, उससे कोई जो बात है वो कोई किसी मुंडे जो चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं या करते हैं, कोई बीच का रास्ता निकालने वाले लोग जो कि चाहते हैं कि पाकिस्तान के लिए बेहतरी के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, इमरान खान की मुश्किलात कम करने के लिए भी कोई काम कर सकें, तो फिर काम करना मुश्किल हो जाता है। खान साहब आपकी बात में बड़ा जैसा वजन है इस बात। जैसा आप क्योंकि खुद इमरान खान साहब के खासे करीब भी रहे हैं, उनके वकील भी रहे हैं, उनको बहुत अच्छी तरह जानते भी हैं, आप नहीं ये समझते कि खान साहब जो हैं वो इस वक्त जेल में रहने की वजह से या इतना एक साइड पे कॉर्नर कर देने की वजह से या फिर खास तौर पे पीटीआई के अंदर जो गैर सियासी लोग हैं उनके करीब होने की वजह से कुछ इस तरह की स्टेट ऑफ माइंड में है कि उन्हें खुद भी शायद ये समझ नहीं आ रही कि उनके लिए और पार्टी के लिए इस वक्त क्या हिकमत अमली बेहतर है। अच्छा फैसल साहब, मेरा भी सवाल ऐड ऑन कर लीजिएगा। जिस तरह से आज ये भी बात हुई है कि पीटीआई पर बैन लगने के हवाले से भी सवाल पूछा गया था डीजीआईएसपीआर से, उन्होंने कहा कि इसका फैसला हुकूमत करेगी, तो क्या आगे जाके पीटीआई पर बैन लगने के हवाले से भी कोई सोच विचार आप समझते हैं कि हुकूमत कर रही है या कोई बड़ा फैसला आ सकता है? देखिए, जो दो सवाल आप के हैं, पहले आपके सवाल का मैं जवाब दे दूं। देखिए, बैन पॉलिटिकल जमातें बैन होने के बावजूद भी वो काम करती रहती है। नेशनल अवामी पार्टी, नैप, अवामी नेशनल पार्टी, एनपी, जिसको इसको नैप कहा जाता था, ये भुट्टो साहब के दौर में बैन हुई थी। वाहिद पाकिस्तान की सियासी पार्टी है जो बैन हुई थी सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, और लेकिन वो फिर एएनपी, आज भी उनके सेनेटर्स हैं, आज भी उनकी सियासत तो जिंदा है। तो पॉलिटिकल पार्टीज को बैन कर देने से या वो कुछ ऐसे तक आप कर लेंगे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, उससे तो वो सियासत उनकी जिंदा रहती है। बल्कि मैं समझता हूँ कि जब बैन आप करते हैं तो फिर उससे ज़्यादा वो ना निथर के सामने आ जाते हैं, क्योंकि लोग जो हैं उसको पसंद नहीं करते। अब खान साहब, आपने जो सवाल किया था स्पेसिफिकली, अगर आप काइंडली दोहरा सकें तो। सर मैं ये समझना चाह रहा था कि खान साहब को आप बड़ा करीब से जानते हैं, तो जी आप जी क्या जी समझते जी। हैं कि खुद इमरान खान साहब ये पिछले जितने अरसे से जेल में है, क्या उस वजह से या जिस तरह से उनकी सियासत पे पाबंदियां हैं उस वजह से, या जो उनके करीबी इस वक्त जो पीटीआई में गैर सियासी क्यादत है, जो उनका एडवाइजरी बोर्ड है, वो बुशरा बीबी हो, वो अलीमा खान साहबा हो, या विद ड्यू पॉलोजी वो वकला की वो क्यादत हो, सलमान अकरम राजा साहब हो या बैरिस्टर गोहर साहब हो, जो अपने अपने शोबों में तो बहुत काबिल हैं लेकिन सियासत के मैदान में तो नो वारिद है। तो आप नहीं समझते कि इन सारी चीजों ने, इन अवामिल ने मिल के भी खान साहब के गिर्द जो है घेरा तंग किया और मुश्किलात बढ़ाई हैं? हाँ साहब, असल में देखें ना, जो बंदा जेल में होगा वो उसकी टोन और टेनर, वो उसकी बरहम मिजाजी जो है वो समझ में आती है। और ख़ासकर पर आप जब 30 दिन आइसोलेशन में रखें इमरान खान साहब जैसे शख्सियत को, वो वैसे बड़े दबंग आदमी है और वो बात बड़ी खुली डुली करते हैं, वो कोई इफ्स एंड बट्स या उसमें ढकी छुपी बात करते नहीं है। असल में ये जिम्मेदारी होती है मैसेंजर्स की। देखिए, अगर हम बतौर वकील अपने क्लाइंट की ज़बान में गुफ्तगू करें ना जज के साथ, तो पहली हथकड़ी वकील को लगेगी। ये मैं आपको बिल्कुल वाज़ेह कर देना चाहता हूँ। हमारा काम ही ये होता है, ट्रेनिंग ये होती है, स्किल ये होता है कि वही केस, वही मतवा नज़र जज साहब के सामने या दुनिया के सामने ऐसे पेश करना जिससे केस भी प्रेजेंट हो जाए और वो भी जो क्लाइंट का मतवा नज़र वो भी पूरा हो जाए और पैगाम ठीक पहुंचे। तो ये जो मैसेंजर्स होते हैं जी, इनकी ड्यूटी होती है कि आप, ऐसा नहीं होता कि जो अंदर बात हो जिस टोन टेनर में आप उसको सर पे 10 करके बार बयान करते हैं, ये तो आप अंदर वाले शख्स का नुकसान कर रहे हैं। आप अंदर वाले बिल्कुल। जो शख्सियत बैठी होती है जो जेल में है, खासकर वो तो रहम करम पे होती है ना जी।
बिल्कुल, पीटीआई रहनुमा को खास तौर पर इस पर सोचना चाहिए। फैसल चौधरी साहब, अता तारड़ साहब ने मुलाकातों के हवाले से कुछ कहा, एक दफ़ा वो प्रोग्राम में शामिल करते हैं, फिर आपसे इस पर भी कमेंट लेते हैं। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, वायलेशन करने वाले किसी शख्स को मुलाकात की इजाजत नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर आप क्रिएट करें, रिट ऑफ द स्टेट एस्टैब्लिश होगी और आपके खिलाफ वहां पे भरपूर कार्रवाई एक्शन। मैं अभी से बता रहा हूं, इस पे मेक नो मिस्टेक अबाउट इट। इस पे कोई अभाम ना रहे कि आप समझें कि जी ये खाली बात हो रही है। इंस्ट्रक्शंस दी जा चुकी हैं, ये अब रोज रोज अडियाला के बाद तमाशा नहीं लगेगा। मौका दिया, मुलाकात करवाई, आपने खिलाफ वर्जी की, कानून की, ज़ाब्ते की, आपकी मुलाकात अब बंद है। फैसल चौधरी साहब, अब आप क्या कहेंगे? अता तारड़ साहब ने अब जो बात की है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं कि आने वाले टाइम में शायद अब मुलाकातें उस तरह से आसानी से नहीं हो सकेंगी, क्योंकि पहले बड़ी मुश्किल से मुलाकात हुई थी। क्यों वायलेशन कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब गवर्नमेंट की जानिब से एक SOPs दिए गए हैं कि आप इसको फॉलो करें? देखिए, वायलेशन तो अगर क्या होनी है, वो तो उस पैगाम जो बाहर आता है तो उसी से ये कहते हैं ना कि जी पैगाम क्यों बाहर आता है। अब इशू ये है कि तारड़ साहब की नाकामी है ना कि DGI-SPR को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस खुद करनी पड़ी। अगर वो इस बात को केटर कर लेते खुद ही, कल मौका भी दिया गया था, तो वो नहीं कर सके, तो आज वो फिर बड़ा रास्त वहां से बात हुई, उसका इम्पैक्ट नहीं क्रिएट हो सका। बाकी ये बैन करने वाली बातें, ये तो पहले भी ऑलरेडी देखी चल रही हैं। ये बैन को पहले दफा भी नहीं हुआ था, ये पिछले साल भी हुआ था। और अभी क्या गवर्नमेंट को 2.5 साल बाद याद आया है कि क्या है SOP और क्या नहीं है। हुकूमत ने उस वक्त अपनी अंडरटेकिंग दी हुई है अदालती अहकामात में। तो ये तो बिल्कुल नालायकों का टोला है ना। इसीलिए तो देखे ना, इन्होंने हर एक जो सिलसिला है, नोटिफिकेशन को भी इन्होंने मजाक बनवाया अपनी नाअहली की वजह से। लेकिन जैसा यहाँ एक मसला ये भी है ना कि जो आप फरमा रहे थे कि जो मैसेंजर हैं उन पे बड़ी भारी जिम्मेदारी होती है कि वो जो अंदर पैगाम दिया गया उसको टोन डाउन करें। लेकिन अब अंदर वाला भी तो वजीर है ना, आपको पता है कि वो भी सिंगल ट्रैक आदमी है। वो चाहते हैं कि उन्होंने हमेशा जब हुकूमत में भी थे तो उन्हीं लोगों को वजीर बनाया। लोगों को तो यहाँ पंजाब में देखें 6-6 दफा वजारतें चेंज हो गई कि वो जितनी बंदा बदतमीजी ज्यादा करता था उसको अच्छा पोर्टफोलियो देते थे। तो वो भी तो ये चाहते हैं ना कि उसी तरह से हार्ड हिटर उन्हें पसंद है। तो कहीं ये हार्ड हिटिंग जो है ये उन्हें मजीद नुकसान तो पहुंचाती नहीं, आपको नजर आती? सियासत तो कुछ लो और कुछ दो का नाम है ना। सियासत में तो मुज़ाकरात ही हल होते हैं हर चीज का। देखिए, इसमें तो कोई अपना दूसरी बात नहीं है कि जो आप देखें ना सर के खान साहब, गुफ्तगू के अलावा तो सियासी जमातों के पास कोई हल होता नहीं है। हथियार उठाना या वो तो फिर सियासी और जो पुरतशद्दद जमातें होती हैं उनमें यही फ़र्क होता है ना। सियासी जमात हमेशा डायलॉग पे बिलीव रखती है और डायलॉग के बगैर हो नहीं सकती काम। डायलॉग ही वे फॉरवर्ड होता है। तो गुजारिश ये है कि इसमें कोई शक की बात नहीं है कि सियासी जमातों को हतमी तौर पे भी डायलॉग ही करना पड़ेगा। जो असल में प्रॉब्लम ये है कि जो एक्सेस जिन लोगों को दी गई और जिनकी रोकी गई वो लोग थे जो कि सियासी गुफ्तगू कर सकते थे, बात कर सकते थे, कन्विंस कर सकते थे। और जिनकी एक्सेस ग्रांट की गई वो लोग हैं, फैमिली के अलावा मैं बात कर रहा हूँ, जिनको सियासत का पता नहीं है और वो हर बात में हाँ में लाना या गलत बातें करना या ये कहना के बाद डायलॉग लोग इकट्ठे हो गए, हजारों लोग इकट्ठे हो गए, इस किस्म की मिस इन्फॉर्मेशन देना। अब जेल में जो बंदा कैद है उसकी कोठरी पे के बाहर जो आप परसेप्शन साया क्रिएट होगा उसको तो वही सही नजर आएगा। बिल्कुल, डायलॉग के जरिए रास्ता निकाला जा सकता है। और पीटीआई रहनुमा जो बानी से मुलाकात करने जाते हैं उन पे बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है, वो प्रोपेगेंडा या महाजराई से बचें और उस किस्म के बयानात जेल से और बाहर आकर इस किस्म के बयानात देने से इज्तनाब करें ताकि पीटीआई के बानी के लिए मजीद मुश्किलात ना बढ़ाई जा सकें। बहुत शुक्रिया आपका फैसल चौधरी साहब, आप हमें बता रहे थे। इमरान साहब, आप क्या समझते हैं, जिस तरह से आज की प्रेस ब्रीफिंग में हमने देखा बहुत सारे इशारे मिले पीटीआई के बैन से मुतालिक, और जिस तरह से सेनेटर फैसल वावडा साहब ने सुहेल आफरीदी पर को नाहिल होने के हवाले से भी कुछ खबरें की हैं, इंकशाफात किए हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि बानी को यहाँ तक पहुँचाने वाले पीटीआई के सियासतदान हैं। आप क्या समझते हैं पीटीआई के लिए? आप समझते हैं कि आगे जाके अब कोई स्पेस बन सकता है या बनेगा? क्योंकि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में DGI-SPR की बॉडी लैंग्वेज या उन्होंने जो गुफ्तगू की है वो काफ़ी सख्त थी। कि आज DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल
अहमद शरीफ चौधरी साहब ने जितनी भी बातें की हैं वो बड़ी लाउड एंड क्लियर है, और एक स्टेट मैसेज है वो पीटीआई के तमाम लोगों के लिए, उनके कारकुनों के लिए, उनके लीडरों के लिए, उनके वोटर्स सपोर्टर्स के लिए, और इवन मीडिया और सोशल मीडिया के लिए भी। और जिस तरह से उन्होंने ये बातें की हैं कि अब ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तो मैं ये समझता हूँ कि अब अगर कोई बंदा ये समझता है कि खान साहब के लिए कोई फौरी तौर पे कोई रिलीफ हो सकता है, तो मुझे बज़ाहिर अब ये नजर नहीं आता। मुझे इमरान खान साहब के साथ मुश्किलात जो है वो बढ़ती हुई नजर आती हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद पीटीआई के हवाले से भी मुश्किलात बढ़ेंगी। अब शायद उनको उस तरह से अच्छा इमरान साहब, आज DGISPR से सहाफ़ी ने सवाल किया फैज़ हमीद के केस से मुतालिक, तो आप क्या समझते हैं क्या फ़ैसला आ सकता है? और ये भी बताइएगा कि सुहेल आफरीदी के बारे में राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि उनका फ्यूचर जो है वो तारीक है, तो आप क्या समझते हैं कि सुहेल आफरीदी साहब वाकई आने वाले टाइम में नाहल होने वाले हैं? देखिए, नाहल हो या ना हो, लेकिन एक बात मैं बता दूं कि आप सिर्फ सुहेल आफरीदी साहब की बात ना करें। रियासत ने अब ऐसे तमाम अनासिर से जो रियासती रीति को चैलेंज करेंगे सख्ती से निपटने का फैसला कर लिया, और ये बड़ी लाउड एंड क्लियर है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को या अताउल्लाह तानर साहब की कल मीडिया टॉक आप देख लें, दोनों में ये कहा जो बातें हुई और जिस अंदाज से हुई है और जो लहजा है वो खुल खुल के चीख चीख के ये बता रहा है कि अब कोई स्पेस नहीं है, रियासत अब जीरो टॉलरेंस पे की तरफ जा रही है। लिहाजा अब आपको शायद उस तरह से मुलाकातें भी नजर ना आए, उस तरह से ये चीजें भी ना आए, और ये जो सारी चीजें हैं अब इनके सुहेल आफरीदी साहब हो या कोई भी हो, अब मुझे किसी के साथ भी राहत होती नजर। अच्छा इमरान साहब, राना सनाउल्लाह साहब ने ये भी कहा कि फैज़ हमीद साहब का जो फैसला है वो दिसंबर में आ सकता है, और सवाल भी किया गया DGISPR से फैज़ हमीद के केस से मुतालिक, तो इस बारे में कुछ बताइएगा, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या फैसला मुतवक्किल? देखिए, जनरल फैज हमीद का जो कोर्ट मार्शल है उसका फैसला मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर में आ जाएगा, और जिस तरह से वो सारी जो शहादतें हैं वो भी हो चुकी हैं, और जो जाए हैं उनके मुताबिक तो फैज हमीद साहब को जो है वो सजा जो है वो यकीनी है। लिहाजा इसमें तो अब सिर्फ इंतजार है कि फैसला किस वक्त सुनाया जाता है। ठीक है, देखना यह है कि अब फैसला क्या आता है। और DGISPR की जानिब से जिन पॉइंट्स पर निशानदही की गई है और जिस ख़ास शख्सियत के बारे में बात की गई है कि वो सिक्योरिटी थ्रेट बन चुका है, अब पाकिस्तान को दरपेश आने वाले जो चैलेंजेस हैं उनसे किस तरह से निपटा जाएगा ये आने वाला वक्त बताएगा। नाज़रीन, अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, ब्रेक के बाद बात करेंगे पाकिस्तान अब कौन सी ऊँची उड़ान की तरफ जाने वाला है, इस पर बात होगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाजरीन, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर 5 साल के लिए आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनात कर दिए गए हैं। इससे अब पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम किस तरह से मजबूत होगा, इस पर बात करेंगे। एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड साजिद हबीब दिफाई तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। साजिद हबीब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपसे सवाल लेने से पहले एक और सवाल आपसे लेना बड़ा ज़रूरी है। DGISPR ने आज एक तफसीली प्रेस ब्रीफिंग की है, इस प्रेस ब्रीफिंग के बारे में आप क्या कहेंगे? उन्होंने सिक्योरिटी इशूज़ पर भी बात की है, उन अनासिर पर भी बात की है जो मुल्क के लिए सिक्योरिटी थ्रेट बन चुके हैं, तो इस बारे में पहले बताइएगा, फिर आपसे मजीद टॉपिक पर बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। देखिए, सिक्योरिटी इदारों से ज़्यादा मुल्क की सिक्योरिटी को जो ख़तरात हैं उस कौन जानता है। सारी एजेंसीज उनके पास हैं, सारे रिसोर्सेज उनके पास हैं, उनका काम ही यही है। और जब मुल्क के जो अस्करी इदारे हैं जब वो थ्रेट परसेप्शन देखते हैं, ख़तरात को देखते हैं, तो सिर्फ बॉर्डर के पार जो है वो नहीं देखते, जो उनके कोई फैसिलिटेटर हैं या जिनकी वजह से उन थ्रेट्स पे काबू पाने में मसाइल आ रहे हैं वो उनको भी देखते हैं। तो मैं बगैर किसी सियासी साइड पे या पॉलिटिकल साइड पे को बयान देते हुए मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमें ऐसे अनासर का कुछ ना कुछ करना चाहिए जिनकी वजह से कुछ बहुत से जगहों पे अमन नहीं हो रहा, उनको सपोर्ट मिल रही है, उनको सेफ हेवन्स मिल रही हैं, और उनसे बात करने का कहा जा रहा है। वो हमारे 80,000 लोगों को शहीद कर चुके हैं और हम उनसे बात करने की बात कर रहे हैं। तो जब एक स्टेट ने एक बड़े दुश्मन के साथ हार्ड स्टेट होने का फैसला कर लिया है
और दूसरी साइड पे भी कर लिया है, तो जो अंदर है उनको या तो सुधर जाना चाहिए या फिर उनका कुछ ना कुछ करना जो है वो मेरे नजदीक बनता है। ना हो तो अच्छी अच्छा, बात है, समझ एयर में तो मार्शल बेहतर साहब, है। सर आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि सिक्योरिटी के मामलात को सिक्योरिटी फोर्सेस से ज्यादा कोई नहीं समझता, और मुल्क दुश्मन अनासिर जो भी हो उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। ये फरमाइएगा कि ये जो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब को 5 साल के लिए आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनात किया गया है, और वजीर आजम ने यह भी कहा है कि उनकी ये जो तैनाती है वो असली तकाज़ों से हम आहंग है और मुल्क का दिफा मजीद बेहतर होगा। आप इस सारे अमल को किस नजर से देखते हैं? आप इस फैसले को किस तरह से, कितना खुशाइन देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हुकूमत और पार्लियामेंट का हक है कि वो कानून साजी करें। कानून साजी करना उनका काम है। जो अथॉरिटी है जिसको हम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कहते हैं, वो आइन के अंदर रहते हुए डिसीजन ले सकते हैं और उसके अलावा सिचुएशन के हिसाब से भी डिसीजन ले सकते हैं। मैं ये कहूँगा कि जो पहलगाम वाक़े से जो एक सिलसिला शुरू हुआ, आप मुझे बताइए कि क्या भारत ने कह दिया है कि जंग खत्म हो गई है? वो तो अभी तक कह रहे हैं कि ये ऑपरेशन सिंदूर तो एक हमने वो चलाया है, ट्रेलर चलाया है। उनके हिसाब से ऑपरेशन सिंदूर को उन्होंने सस्पेंड किया हुआ है, वॉर खत्म नहीं की है, और अब वो घूम के अफगानिस्तान वाली साइड से आ रहे हैं। एक तो वजह यह है कि जिसके लिए जरूरी था कि जिन कमांडर्स ने बड़ी सिनर्जी के साथ मार्का हक में, बुनियादन मरसूस में इतने बड़े दुश्मन की ठुकाई की है, वो जब तक ये देखिए, दूसरी चीज ये है कि जो ठुकाई की है, ये आप सब इसके ऊपर 12 मरतबा बात कर चुके हैं साहब, कि ये पहली मरतबा एक मल्टी डोमेन जो जमीन से लेकर स्पेस तक की एक फिजा बीवीआर मिसाइलों के साथ इतनी बड़ी शॉर्ट इंटेंस वॉर लड़ी गई है। तो अभी ये पहली है। देखिए, जो पुराना जो भी डॉक्ट्रिन था उनका भी, हमारा भी, एरियल वॉरफेयर का भी, जमीन का भी, वो 40-50 साल तक चलता रहा है। उसमें एक चेंज आई थी जब F-16 हमारे पास एयरफोर्स में आए थे, तो एक पैराडाइम चेंज आई थी। उसके बाद अब एक कंप्लीट न्यू पैराडाइम है। तो मेरे ख्याल में इसमें अगर ये हुकूमत ने फैसला किया है तो बड़ा सोच समझ के किया है। और उसी में उसमें जो सर ये फरमाइएगा कि आपने अभी इंडिया का जिक्र किया, तो वहां तो जब से ये नोटिफिकेशन हुआ है वहां तो कोहराम मचा हुआ है, क्योंकि उनकी तो जिस आपने कहा ठुकाई की, बाकी हमने अल्लाह की रहमत से जो दब्बर कोट लगाई उनको, उसके बाद उनके लिए तो जनरल आसिम मुनीर साहब और हाँ जी, और ज़हीर बाबर संधू साहब जो हैं, उनके लिए तो ये वैसे मौत के फरिश्ते हैं। तो इन दोनों के हवाले से ये जो नोटिफिकेशन हुआ है, इसमें इंडिया में जो इस वक्त सूरत हाल है वो भी आपके सामने ही है। जी बिल्कुल। तो ये तो तस्दीक करती है इस बात की कि जिस चीज से उनको तकलीफ हो रही है, जिस चीज से अगर उनके जो एंकर्स बैठे हैं उनको तकलीफ हो रही है, तो इसका मतलब है कि ये बड़ा एक रास्त इक़दाम है मौजूदा सूरत हाल में। और इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जैसे एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू जो हैं, ये जो पिछले 4 साल, 4.5 पौने 5 साल में जो एक चेंज लाए हैं, उसका नतीजा हमने देख लिया। और मैं ज़ाती तौर पे भी इसका विटनेस हूँ। एक एक्स एयरफोर्स होने की बिना के ऊपर वो वेरी काइंडली वो हमें बुलाते रहते हैं, हम देखते रहते हैं कि एयरफोर्स कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। तो ये 4-5 साल में तो ये आप यकीन कीजिए, मेरे साथ कुछ और वेटरन भी बाहर थे जो मेरे से पहले क्या, जिन्होंने एयरफोर्स छोड़ी हुई है, वो तो देख के हैरान रह गए कि ये माशाल्लाह कहाँ तक। तो ये एक नई डॉक्ट्रिन को इस्टेब्लिश होने में टाइम लगेगा। तो इसका फायदा क्या होगा कि ये अपने अपने जानशीनों को तैयार करेंगे, जो आने वाली नस्ल है जिन्होंने टेक ओवर करना है, वो इस सिस्टम को, डॉक्ट्रिन को समझ के, ये पूरे मल्टी डोमेन को, कि जब भी ये जाएंगे तो आगे उनकी जगह लेने वाले उस चीज को बेहतर तरीके से संभाल सकेंगे। अच्छा सर, बीइंग एन एक्स एयरफोर्स मैन, क्या आप समझते हैं कि अब इन नई तब्दीलियों के बाद इंडिया जो है वो पाकिस्तान पे हमले का फौरी तौर पे सोच भी सकेगा? इंडिया को एक तो एक हम मोदी के होते हुए कभी एतबार नहीं कर सकते।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी वाजपेयी वाली में और मोदी वाली में जमीन आसमान का फर्क है। वो भारत के एक तरह के सेकुलर भारत की पार्टी थी, ये हिंदुत्व आरएसएस वालों की पार्टी है। तो इसको हम यकीन तो इसके ऊपर एतबार तो हम कभी नहीं कर सकते इनकी बातों के, जब तक कोई वाज़ेह निशानियां, कोई स्टेप्स इनके जिसको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैनूवर्स या मेजर कहते हैं वो नजर ना आए, हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि उसी के हिसाब से हमारी मुसल्लह अफवाज अपनी तैयारी आगे से आगे लेकर जा रही है। लेकिन अगर वो समझ जाते हैं तो भलाई है उनके लोगों की भी, खित्ते की भी और हमारी भी। और मैं एट द सेम टाइम कोई भी मिस एडवेंचर्स करने से पहले उनके कमांडर उनको समझाएंगे जरूर कि अभी इसका वक्त नहीं है। सर, भारत तो इस वक्त परेशान अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि अभी कमांडर जो रॉयल सऊदी फोर्सेस हैं, लेफ्टिनेंट जनरल फहद बिन सऊद, उन्होंने जीएचक्यू में फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब से मुलाकात की है और खित्ते की सलामती और दो तरफा दिफाई ताउन जो है उसके बढ़ाने के हवाले से भी तबादला ख्याल हुआ है। तो जो पाकिस्तान और सऊदीया का दिफाई मुआहदा हुआ है, तो आप क्या समझते हैं कि ये जो मुलाकात है ये इसमें मजीद बढ़ोतरी में कितनी मावन साबित होगी? देखिए, पहले एक तो ये जो मुलाकातें हो रही हैं या जहां पे हमारी इस पूरे मार्के को पढ़ा जा रहा है, जहां पे एयरफोर्स ने जो किया उसको केस स्टडी के तौर पे पढ़ा जा रहा है, पहली बात तो ये कि ये सिर्फ ट्रंप साहब की तस्दीक नहीं है कि हमने गिराए हैं, ये इन सब मुल्कों की जो हमारे पास आ रहे हैं, जैसे सऊदीया ने दिफाई मुआहदा किया है, जैसे और भी, जैसे इवन इस मार्के के बाद चाइना के लोग हमारे पास आए कि सामान तो हमारा है, ये आपने किया क्या इसके साथ। तो ये सारी चीज़ें एक तो वैलिडेट करती हैं कि हमने जो किया अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने वाकई किया है। हमने किसी अमेरिका इंडियन एयर मार्शल, एयर चीफ मार्शल की तरह 5 महीने के बाद उठ के कोई बयान नहीं दिया। अभी भी आपने देखा होगा कि अभी जो परसों ग्रेजुएशन परेड हुई है असगर खान अकेडमी रसालपुर में, वहां ने एयर चीफ मार्शल ने खुल के आके ओपनली सारी दुनिया के सामने बताया कि हमने क्या कहा। और उन्होंने ये भी बताया कि ये फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और इनकी और नेवल चीफ इनकी एक कंबाइंड एक सिनर्जी के साथ मिलकर तीनों फोर्सेस ने किया है। तो ये जो विजिट्स है इस तरह की आ रही हैं, मैं समझता हूँ कि इसमें हमें फायदा होगा। हम अपना, लेट मी टेल यू कि हम बहुत ज्यादा इंडिजिनाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल सर, हमें यकीनी तौर पे फायदा होगा। भारत इस वक्त निहायत परेशानी में मुब्तला है, जिस तरह से हमारे फौजी अफसरान के ओहदों में जो है तोसी दी जा रही है मुद्दत मुलाजमत में, फिर ये सऊदी फोर्सेस के कमांडर का पाकिस्तान आना और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात करना, फिर हमारा एक दिफाई मुआहदा सऊदी अरब के साथ हुआ है। तो भारत के लिए तो इस वक्त बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। अब रूसी सदर पुतिन का दौरा भारत का मकसद दिफा और तिजारती ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाना जो है वो बताया जा रहा है। तो क्या समझते हैं, रूस और भारत के ताल्लुकात में इवन अमेरिका की तरफ से प्रेशर भी था, लेकिन उसके बावजूद ये जो दौरा है इसको आप किस तरह से देखते हैं? भारत अब आगे जाके रूस से क्या मदद ले सकता है? इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में ये सारी चीजें चलती हैं। अगर कहीं दो मुल्कों की जंग होती है, कुछ शिकस्त होती है, दूसरे को फतह होती है, उसका एक इम्पैक्ट जरूर होता है। लेकिन उसकी वजह से को जिस दूसरे मुल्क से देखे, वो जो भी है, वो भारत बहुत बड़ी मार्केट है, बेशक वो गुर्बत से भरे हुए अरब लोगों की मार्केट है, लेकिन वो एक मार्केट है, उनके अपनी ताल्लुकात हैं। और जो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो डेस्परेशन है, जो मोदी और इंडिया चाहता है, वो है कि उनको लेटेस्ट चाहिए, वो बल्कि वो जिसको कहते हैं ना कस्टम मेड, कस्टमाइड, अपने लिए वो बनवाना चाहते हैं, 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाना चाहते हैं। रशिया ने इनको पहले भी ऑफर की थी। तो ये डेस्परेशन बुनियादी तौर पे इंडिया की तरफ से है। और बाकी रही बात रशिया की, तो रशिया ने तो सामान बनाना है तो बेचना है। आपने देखा होगा कि J-35 की जो है उसकी J-35 की इनको ऑफर हुई है अमेरिका की तरफ से, लेकिन वो शायद रिलक्टेंट हैं कि उनका जो आफ्टर सेल सर्विस कोई अच्छी नहीं होती अमेरिकियों की। तो आई थिंक ये दिफाई मुआहदा तो नहीं होगा, लेकिन दिफाई चीज़ें खरीदना उनका हक है। भाई खरीदें, आप खरीदें, हम इंशाल्लाह ताला जरूरत पड़ी तो हम उसका बंदोबस्त कर लेंगे। लेकिन अमेरिका के साथ भी इनके बड़े मुआहदे भारत के हो रहे थे, तो आपको लगता है कि ट्रंप अलाउ करेगा इनको? ट्रंप ने तो धमकियां भी दी थी कि असलहा और तेल ना खरीदे भारत रूस से।
अच्छा सर, इस पे एयर मार्शल साहब जरा इस पे एयर मार्शल साहब जरा इसमें मेरा सवाल भी शामिल कर लें। गुजारिश ये है कि इंडिया ने इस वक्त अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया को चैलेंज करके जो इस वक्त सूरत हाल है उसमें रूस के सदर को अपने यहाँ बुलाया। अब उसकी बुनियादी वजह यह है कि फिर वही गुजारिश करूंगा कि जो दबरकुट उन्हें लगी उसमें उनका S-400 तो तबाह हो गया। अब खबरें ये हैं कि वो S-500 लेना चाहते हैं। पहली बात तो ये। दूसरा ये कि अगर वो जिस तरह से ज़ैनब आपसे पूछ रही थी प्रेसिडेंट ट्रंप के हवाले से, तो क्या आप ये नहीं समझते कि इंडिया का ये जो तर्ज अमल है इससे प्रेसिडेंट ट्रंप तो उनके जो साथी हैं वो सब मजीद नाराज भी होंगे? तो इस सारे सिनेरियो को आप किस नजर से देखते हैं? इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में या रिलेशंस में ये चीजें बड़ी फ्लेक्सिबल होती है, इससे ज्यादा फ्लेक्सिबल कुछ होता ही नहीं है। मैं छोटी सी मिसाल दूंगा कि चाइना के साथ टैरिफ के ऊपर ट्रंप साहब ने क्या कहा, कितना शोर मचाया था, तो फिर क्या हुआ, एक ही रात में उन्होंने टैरिफ कम करके 10% कर दिया। और अब आपने ये भी पढ़ा होगा कि चाइना से उन्होंने जो ये स्पेशल मिनरल्स हैं इनके लेने का सौदा भी कर लिया है। ये मार्केट है, यहाँ पे हर कोई अपना माल बेचना चाहता है। और हाँ, लेकिन वो जरूर सोचता है कि हमने जिसको माल बेचा कल को इसको इस्तेमाल करते हुए इसका इनके इस्तेमाल करने वाले इसको कैसे इस्तेमाल करके उनकी इज्जत बनेगी या बिगड़ेगी, ये वो जरूर देखते हैं। तो लेकिन एंड ऑफ द डे ये ट्रेड है बिटवीन द कंट्रीज। अमेरिका की जो सबसे बड़ी उनकी एक इंडस्ट्री है वो उनकी डिफेंस इंडस्ट्री है, उन्होंने अपना सामान बेचना है। चाइना ने S-400 दिया, और मैं फिर कहूंगा कि S-400 दुनिया का बेहतरीन सिस्टम है, लेकिन उस बेहतरीन को हमारे बेहतर पायलट्स ने, हमारी बेहतर स्ट्रेटेजी ने उसका जो हाल किया, तो S-500 आएगा तो इंशाल्लाह हम उसको भी देख लेंगे इंशाल्लाह ताला, वो है ना इंशाल्लाह। अच्छा सर, द इकोनॉमिस्ट ने फिर ये इंकशाफ किया कि जो मई में पाकिस्तान से मार खाने के बाद इंडिया ने जंगी टेक्नोलॉजी सनत में तेजी से तरक्की करना शुरू की है और भारत की जानब से $5 अरब की इमरजेंसी जंगी खरीदारी की जा रही है। तो आप बीइंग आर्मी मैन, एक्स सोल्जर, ये क्या समझते हैं कि इतनी उसे किस चीज की है, उसको वो अपनी बेइज्जती जो है वो नहीं टिकने दे रही, या वो क्यों इतनी तैयारियां कर रहा है, किसने दबाव में लाना चाहता है? क्योंकि पाकिस्तान तो अब माशाल्लाह उसके दबाव में नहीं आता। जहां तक मैं समझता हूँ ये इंडिजिनाइजेशन की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, क्योंकि अभी जैसे ब्रह्मोस भी उन्होंने रशिया के साथ मिलकर बनाया, कुछ और चीजें भी उनके साथ मिलकर बनाई है। तो जहां तक मैंने न्यूज से देखा है और जो मैं फील करता हूँ, ये इंडिजिनस चीजें बनाने, इंडिजिनाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, जिसमें इनके जो स्टार्टअप्स हैं उनको बहुत ज्यादा उसके ऊपर ये जोर दे रहे हैं, तवज्जो दे रहे हैं, ताकि इनके अपने ही अंदर मुल्क के अंदर वो सारी चीजें बना सकते हैं ताकि इनकी रिलायबिलिटी जो है रहे। तो बस मेरी इनको यही मशवरा है कि बनाते हुए देख लेना कि आप वैसी चीजें मत बनाइए जैसे आपने तेजस बनाया था, जिसको 40 साल हो गए बनाते हुए, और फिर तेजस का फिर वो आप ही कहते होते हैं जो गिदड़पुट लगी, बाकी जरा फेल की, तो वो तेजस बेचारा क्या करेगा। तो मैं एट द सेम टाइम आपको बताना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अपनी फोर्सेस, और ख़ास तौर पे एयरफोर्स का तो मैं एज ए विटनेस कह सकता हूं कि हम भी स्टार्टअप्स को बहुत प्रमोट कर रहे हैं। और कुछ चीज़ें जो कुछ अर्सा पहले 52% पाकिस्तान में बनती थी और 48% कहीं और बनती थी, अब इंशाल्लाह विद इन कपल ऑफ ईयर 3 इयर्स वो सारी 100% पाकिस्तान में बनने लग जाएंगी, क्योंकि हमने अपनी परफॉर्मेंस से उन चीज़ों की मार्केट बना दी है। बिल्कुल, हमने उन हथियारों की और तैयारों की मार्केट बनाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड साजिद हबीब, दिफाई तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे अरब ममालिक की पाकिस्तान में सरमायाकारी मईशत के लिए गेम चेंजर साबित होगी, इस पर बात होगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाजरीन, पिछले कुछ अरसे से अरब वफूद जो है मुसलसल पाकिस्तान आ रहे हैं, ऐसे में बड़ी डील्स हो रही हैं, बड़े MOUs पर साइन हो रहे हैं, और मुआशी लिहाज से इसका किस तरह से फ़ायदा उठाया जा सकता है, इस पर बात करेंगे। डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी, माहिर मुआशियात, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। किस तरह से देख रहे हैं जिस तरह से पिछले कुछ अरसे में अरब वफूद पाकिस्तान आते रहे हैं और बड़ी सरमायाकारी का इंडिया भी दिया गया है, क्या समझते हैं अरब ममालिक की सरमायाकारी पाकिस्तानी मईशत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है आगे जाके? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, बात यह है कि
अल्लाह ताला के फजल करम से हमने अपने से दुश्मन को जो शिकस्त फाश दी, उससे पाकिस्तान का और पाकिस्तानी फौज का वक़ार बुलंद हुआ। दूसरे ये कि अरब वर्ल्ड जो है, अब वो ये समझते हैं कि अमेरिका उनका दोस्त हो सकता है, मगर जब इसराइल का मामला आता है तो अमेरिका की हमदर्दियां और मदद इसराइल के साथ होगी। यानी अरब ममालिक जो तेल की दौलत से मालामाल हैं, अब ये समझ रहे हैं कि उनको मदद की ज़रूरत है पाकिस्तान की और उसकी अफवाज की, इसलिए कि अमेरिका तो उनके काम नहीं आएगा इसराइल के मामले में। तो वो जो रुझान पैदा हुआ है और ये जो पाकिस्तानी कौम का अपना खुद एतमाद बहाल हुआ है, हमारा वक़ार बहाल हुआ है, इससे एक बड़ा अच्छे एक अपॉर्चुनिटी अल्लाह के फजल से हमें मिली है कि हमारे यहाँ सरमायाकारी बैरूनी ज़्यादा आ सकती है। मगर जो मैं वार्निंग देना चाहता हूँ वो ये है कि किसी मुल्क की सरमायाकारी से, यह कुदरत का कानून है, दूसरे मुल्क की किस्मत नहीं बदला करती। वो गेम चेंजर नहीं होगा जब तक खुद पाकिस्तानी की हुकूमत और पाकिस्तानी कौम अपनी मुल्क में अपनी सरमायाकारी ना करें। इसका सबूत आप ये देखिए कि सी पैक आप देख लीजिए, कुछ 26 अरब डॉलर की सरमायाकारी आई 2014 से अब तक। तो 2014 में बांग्लादेश फीकस आमदनी के लिहाज से, बरामदात के लिहाज से, मईशत के हजम के लिहाज से हमसे बहुत पीछे था, तो वहाँ तो सी पैक नहीं है। आज इतनी बड़ी सरमायाकारी के बाद 2025 में बांग्लादेश सबकी बरामदात भी हमसे ज़्यादा है, फीकस आमदनी भी ज़्यादा है और GDP का हजम भी ज़्यादा है। तो इसका मतलब यह है कि बैरूनी सरमायाकारी खुद ब खुद नहीं करती, नंबर एक। दूसरे कि हमने रेकोडेक में देखा कि ये जो सरमायाकारी है ये तो हमने मजबूरी में की है, क्योंकि हमारे ऊपर जो है वो 11 अरब डॉलर का जुर्माना हो गया था। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ सरमायाकारी नहीं, परेशान कुन सरमायाकारी से कोई फ़ायदा नहीं है। सरमायाकारी वो होती है जिसमें हमारी बरामदात बढ़े, इम्पोर्ट्स कम हो या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, एनर्जी की सप्लाई ज़्यादा हो जाए और वो मुनासिब कीमत पर हो। तो वो शराइत अगर पूरी नहीं होती तो अगर अरब वर्ल्ड फर्स्ट कीजिए 10 अरब डॉलर का हमें सऊदी अरब इन्वेस्ट कर देता है रेकोडेक में, उससे हमें फ़ायदा नहीं होगा। ये 3 कंडीशंस मैंने बताई हैं होनी चाहिए, और पाकिस्तान की मैचिंग सरमायाकारी होनी चाहिए। कुदरत का कानून है जो बदला नहीं करता कि एक मुल्क की सरमायाकारी से दूसरे की किस्मत नहीं बदलती। जनाब अली। अच्छा डॉक्टर साहब गुजारिश ये है कि आपकी यही बात सबसे अच्छी है कि आप हमेशा जो है हकाइक बयान करते हैं और फिर आगे रास्ता भी दिखाते हैं कि इस मामले में प्रॉब्लम्स को इस तरह से हल किया जा सकता है। वापस आते हैं इस हवाले से कि पाकिस्तान को अल्लाह की रहमत से जिस तरह आपने जिक्र किया कि पाकिस्तान का वकार भी बुलंद हुआ, फतह मुबीन भी हासिल हुई और फिर ये सारी चीज़ें आपके सामने। अब शुनीद ये है कि हिज हाइनेस मोहम्मद बिन सलमान जो हैं सऊदी के वली अहद, वो पाकिस्तान का दौरा उनका मुतवक्को है, और ये जितने प्रिंस आ रहे हैं यहाँ पे शहजादे, वो शायद, और ये उनके वुज़रा वो शायद उसी दौरे की तैयारियों के सिलसिले में आ रहे हैं। आप सर ये फरमाइएगा कि ये तो बजा है कि हमें अपने तौर पे कुछ करना पड़ेगा फिर ही तरक्की होगी, लेकिन क्या आप ये समझते हैं कि यहाँ पे जो मिडिल ईस्ट का जो आपने जिक्र किया और वहाँ पे जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है, ख़ास तौर पे इसराइल के हवाले से और फिर अरब ममालिक का इसराइल के हवाले से पाकिस्तान पे जो एतमाद या इन्हिसार है, उसमें क्या आप समझते हैं कि कोई बड़ी सरमायाकारी वहाँ से दिफाई जो हमारी इंडस्ट्री है दिफा की उसमें हो सकती है, और ताकि यहाँ पे कुछ दिफाई टेक्नोलॉजी आए और दिफाई सामान ऐसा बने कि जिससे अरब ममालिक मुस्तफीद हो सके? जनाब आपने बड़े अहम नुकात उठाए हैं और बड़ी एनालिसिस दी है जो कि दुरुस्त सिद्ध में है। मगर मसला ये है कि पहले जैसे मैं आपको बताऊं कि हमने अपनी पॉलिसियां उसके मुताबिक तब्दील की हैं। अगर जैसे आपने खुद कहा दुनिया तब्दील हुई है, बड़ी तब्दीली आई है। ये बुनियादुल मरसूस जो कुरान शरीफ की आयत है सूरह सफ में, वहाँ पर ये जिक्र है, लेकिन आगे चल के कुरान ने उसी आयत में आगे चल के आयत नंबर 11 में एक शर्त आयद कर दी है कि आपने ये जी अल्लाह के फजल से सीसा पिलाई हुई दीवार बने, आपको फतेह मिल गई, लेकिन अगर आयत नंबर 11 सूरह सफ, अगर आपने माली कुर्बानी नहीं दी तो फिर फतेह मुबीन नहीं होगी, नस्र मिनल्लाह व फतहुन करीब नहीं होगा। तो अब माली जानी तो दे दी हमने, अफवाज ने भी दी, कौम दहशतगर्दी की जंग में दे रही, पुलिस दे रही है, लेकिन माली कुर्बानी
हम हमेशा हमारे सरमायाकार जो है वो कहते हैं जी मुझे बरात दे दें। अब मैं आपको 2-3 फिगर देता हूँ जो जो बिल्कुल वाजे कर देंगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैंने अभी फिगर्स देखी हैं जो हुकूमत स्टेट बैंक ने जारी की हैं। पाकिस्तान में तमाम बैंकों ने मिलकर, सूदी और इस्लामी सब ने मिलकर को जो कर्जे दिए हैं, जो उनका असल काम है तिजारती बैंकों का, वो है 13,500 अरब रुपए के कर्जे तमाम बैंकों ने मिलकर दिए हैं, और सूदी बैंकों ने और इस्लामी बैंकों ने। तिजारती बैंक है, कमर्शियल बैंक है, लेकिन उन्होंने जो सरमायाकारी की है वो 36,000 अरब रुपए से ज्यादा है। ये इसका बड़ा हिस्सा सरमायाकारी जो है हुकूमत का बजट खसारा पूरा करने के लिए दिया गया है, तो उससे तो आपकी मईशत ग्रो नहीं करती। तो सवाल ये है कि क्या मैंने दुनिया भर में टॉप पोजीशन पे बैंकिंग की है, यूरोप में की है, मिडिल ईस्ट में की है, अफ्रीका में की है, पाकिस्तान में की है, अमेरिका का मैंने देखा है। मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा कि बैंक ये हरकतें कर रहे हों जो स्टेट बैंक के ताउन से, हुकूमत के ताउन से। और परेशानी ये है कि मेरे मुल्क के जो ताजिर और सनतकार बरामद कुनंदगान वो ये क्यों नहीं कह रहे कि जनाब आपका काम है, तिजारती का बैंक है, लोगों के डिपॉजिट आपके पास आए थे कि आप कर्जे दें, मईशत को तरक्की करें, बरामदात करें, बढ़ाएं, माइक्रो फाइनेंस बढ़ाएं, मईशत बढ़ाएं ताकि रोजगार मिले। आप तो हुकूमत को कर्जे दे रहे हैं, बजट खसारा पूरा कर लें, बाकी आपने स्टॉक एक्सचेंज में लगा दिया, तो मईशत कैसे? उनकी तरफ से कोई नहीं आ रहा, यानी वो भी अब इस चक्कर में पड़ गए कि स्टॉक एक्सचेंज में कमा लें, इधर उधर से कमा लें। तो ये तब्दीली अगर हम नहीं करते। डॉक्टर साहब यहाँ पे प्लीज हमें गाइड ये कीजिएगा कि ये जो चीज है, एक तो ये कि ये ठीक कैसे होगी, बैंकों की रविश को दुरुस्त कैसे किया जा सकता है। दूसरा सर ये फरमाइएगा कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जनरल आसिम मुनीर ने तो कहा दिया है कि पाकिस्तान अब इंशाल्लाह ऊंची उड़ान बढ़ेगा, तो इस उनके इस बयान को आप किस नजर से देखते हैं? उन्होंने किस बिना पे ये बात की है? देखिए, आपने दो बातें की हैं। पहली बात तो ये है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास मुकम्मल इख्तियारात हैं कि वो बैंकों को अहकामात दे सकता है। मतलब पाकिस्तान में पहले बैंकिंग हुआ करती थी, जब के निष्कारी नहीं हुई थी, तो उस वक्त ये होता था कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हर क्वार्टर में बैंकों को ये कहता था कि आपने इतने कर्जे देने हैं, अगर आप वो कर्जे नहीं देंगे, उसको हम क्रेडिट सीलिंग कहते हैं, तो हम आप पे जुर्माना कर देंगे। अब हुकूमत और स्टेट बैंक बैंकों को पैसा दे रहे हैं कि आप बजट खसारे के लिए सरमायाकारी कर लें। इसका मतलब ये कि ये जो गठजोड़ हुआ है, बैंक्स कौन है? 80% डिपॉजिट उन बैंकों के हैं जिनकी मिल्कियत जो है, ओनरशिप जो है वो पाकिस्तानी नहीं है। आपका हबीब बैंक हो गया, यूनाइटेड बैंक हो गया, इसके ओनर्स पाकिस्तानी नहीं है, ये तो पाकिस्तानी बैंक थे, लेकिन अब नहीं है। तो मेरा कहना ये था, अगर हुकूमत और स्टेट बैंक चाहे तो वो अहकामात जारी कर सकते हैं और करने चाहिए, ये जिम्मेदारी है उनकी कि वो करें। तो ये तो पहली चीज हो गई कि वो करें। दूसरा, आपने फरमाया कि देखिए हमारे आर्मी चीफ ने जब माशाल्लाह चीफ बन गए, उन्होंने उनकी सरकर्दी में हमने फतेह हासिल की। वो उड़ान का जब बात इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एक उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम बना था, आपके इल्म में है। उसमें ये कहा गया था कि 2028 तक मईशत की शरह नमू 6% रहेगी। फिर उसके साथ मुख्तलिफ वो दौरे भी कर रहे हैं, मुख्तलिफ मुल्कों ने उससे वायदे किए थे कि हम पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगे। और उसके बाद में आपको यकीन नहीं आएगा, गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि हंगामी बुनियादों पर हमें नया माशी मॉडल बनाना पड़ेगा, क्योंकि 4% की तरक्की से हम 25 करोड़ लोगों का बोझ नहीं उठा सकते। बिल्कुल सही कहा। उसी दिन वजीर खजाना ने ऐलान कर दिया, डंके की चोट पे ऐलान कर दिया, आपके टीवी पर भी आया होगा, कि हम 2029 तक 2026, 2027, 2028 और 2029 इसमें हमारी शरह नमू 4% रहेगी। अरे भाई 4% रहेगी तो गवर्नर भी कह रहे हैं कि 4% में नहीं होगा, और उड़ान पाकिस्तान में भी 6% था। वाकई में गवर्नमेंट को लेने चाहिए। IMF की रिपोर्ट नो डाउट बड़ी मायूस कुन रही, लेकिन जिस तरह से अरब ममालिक का इंटरेस्ट या झुकाव पाकिस्तान की तरफ हो रहा है, शायद इससे पहले हमने इस तरह से इतनी तेज़ी से नहीं देखी चीज़ें होती हुई। तो आप नहीं समझते कि इससे जाहिर है इससे सरमायाकारी के मौका पैदा होंगे और हमारी मुआशी सूरत हाल जो है वो बेहतर होगी? जी, ये बड़ी उम्मीद की किरण है, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, 3 चीजें होती हैं तरक्की के लिए बैरूनी सरमायाकारी के अलावा। एक होती है मुल्की सरमायाकारी, मैंने जिसका जिक्र किया। एक होता है आपकी मुल्की बचतें। आपको याद होगा जब कायद आज़म ने इफ्तिताह किया था स्टेट बैंक का, उन्होंने एक ही बात कही थी, मुसलमानों को चाहिए बचतें करें, बचतें करें, बचतें करें और कर्जों पर इन्हिसार कम करें। हम दोनों उल्टा कर रहे हैं, कर्जे ले रहे हैं
और बचतें हमारी जो किसी ज़माने में 20% हुआ करती थी, अब वो 13-14% पर आ गई। मुल्क की सरमायाकारी जो है वन ऑफ द लोएस्ट पर आ गई। इसका मतलब ये कि दुनिया में जो बड़ी तब्दीली आई है और अल्लाह ताला के फजल से अरब वर्ल्ड हमारी तरफ राग़िब हुई है, तो अगर हमने ये जिम्मेदारी पूरी नहीं की कि मुल्क की बचतें बढ़ाएं, टैक्सों की वसूली बढ़ाएं, आवाम पर बोझ डाले बगैर, बिजली गैस पेट्रोल के दर बढ़ाए बगैर, ठीक है, और बिल्कुल सरमाए की बचत करनी फरार को चाहिए रोकें। और टैक्स वसूली के जो तरीक़ाकार है, जो मैकेनिज्म है, उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। सरमायाकारी के मौका पैदा करने से पहले ये जो मेजर पॉइंट्स डॉक्टर साहब ने बताए हैं, इस पर अमल दरामद यकीनी तौर पर गवर्नमेंट को करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी, माहिर मुआशियात, हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त। कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।